हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार हम बात कर रहे थे अपने सी कोर्स के बारे में, तो अपनी प्लेलिस्ट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट विजिट नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को आप एक बार विजिट कर लेना। हमने 6 ट्यूटोरियल्स पूरे कर दिए हैं, अब 7 ट्यूटोरियल की बारी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन के बारे में। तो अपने टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने कुछ लिख रखा है बट मैं इसे यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको पूरा टाइप करके दिखाऊंगा दोबारा। ठीक है, अब पहली चीज यहां पर ये आपको छोटी स्क्रीन में दिख रही है। इसे फुल स्क्रीन करने के लिए आपको क्या करना है, एल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट्स के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप फाइल वगैरह में जाकर देख लेना, आपको शॉर्टकट्स वहां पर दिख जाएंगे, नहीं तो मैं आगे वीडियोज में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहला प्रोग्राम बनाने वाले हम, तो सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब आप ये चीज समझिए, यहां पर हमें स्टार्ट में हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है। हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो ये दो हेडर फाइल्स हैं जिसका आप पूरे आप सी कोर्स के अंदर हम यूज करने वाले हैं। नॉर्मली इन्हीं दोनों का यूज होगा, तो आप इन दोनों लाइंस को तो याद कर लीजिए। हैश इंक्लूड conio.h, ग्रेटर देन वाला साइन, और इसको यहां पर लेस देन वाला साइन, और ये ग्रेटर देन वाले साइन से यहां पर आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन है। ठीक है, इन दोनों लाइंस को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, असल में बताऊं, ये हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होता है, जैसे हमारा सी प्रोग्राम है। ठीक है, सी जो एक तरीके से क्या है, एक लैंग्वेज है। अब और ये क्या है, conio.h और stdio.h, ये एक तरीके से इनबिल्ट इसके अंदर की फाइल्स वगैरह हैं, जहां पर जो हमारे फंक्शंस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनको यूज कर हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। जो कि अगर मैं बताऊं, printf और scanf, printf और scanf। अब आप सोचिए, ये printf और scanf क्या है, ये क्या है। printf और scanf असल में ये चीजें हमारे conio.h के अंदर एक फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा। ठीक है, हम उसको यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हर चीज ऑलरेडी डिफाइंड होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो हम इसलिए इन दोनों हेडर फाइल्स का यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। printf हमारा नॉर्मली यूज होता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, हम printf का यूज करते हैं। scanf हमारा यूज होता है किसी भी इनपुट के लिए। इतनी बेसिक बात समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, printf अब ये ऐसे ही वर्क कर जाएगा, नहीं वर्क करेगा। इसमें सबसे पहले जो एक मेन चीज है वो है मेन फंक्शन। हमारे किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, सी के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें एक मेन फंक्शन चाहिए होता है, मेन फंक्शन। ठीक है, हमें एक मेन फंक्शन चाहिए होता है। अब हमारे पास जो भी फंक्शन होता है वो दो कैटेगरी का होता है, या तो वो कुछ रिटर्न कर रहा होता है या वो नहीं रिटर्न कर रहा होता। हमारे केस में ये कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न करता तो हम उसे कोई ना कोई कैटेगरी देते, या तो इंट, फ्लोट वगैरह कुछ, ये आप बाद में समझ जाएंगे, अभी जितना जरूरी है उतना समझ लीजिए। ठीक है, वॉइड मेन, हमने अपना फंक्शन को बना दिया। मेन फंक्शन ये आपको बनाना ही बनाना है, ये चीज आप इस चीज को समझ लीजिए। ये चीज आपको हर बार रिपीट करनी है, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने बाद में। ठीक है, ये चीज आपको हर बार लिखनी है, void main और conio.h, stdio.h। ठीक, इतना लिखने के बाद में मैं आपको यहां पर अगर प्रोग्राम बना रहा हूं तो अच्छे से ही बताता हूं पहला प्रोग्राम। अब यहां पर आपको क्या रखना है, get ch, और ये ऐसे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना कभी भी, get ch। ठीक है, printf इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अगर आप यहां पर अब लिखें हेलो वर्ल्ड, ये वो प्रोग्राम है जो नॉर्मली सब बनाते हैं, मैंने भी बना दिया आपके लिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज नोटिस करवाऊंगा, उसे देखना।
रन करने के लिए आप यहां से कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल के साथ फंक्शन के साथ F9 प्रेस कर दीजिए, ये रन हो जाएगा। यहाँ पर एरर आ रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाया होगा मैंने। पहली चीज देखिए, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, मस्ट है, तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा आपको। एरर आया, एरर को कैसे क्लियर करते हैं, जो भी एरर आया उसे सही कर दीजिए और दोबारा रन कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं। अब ये जो चीज लिखी हुई है वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.5000, ये पिछली बार लिखा हुआ रहा था। अगर हम ऐसे क्या करूं, दोबारा रन करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसलिए दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड ये बढ़ता चला जा रहा है। असल में जो हमारा पिछली बार का आउटपुट है वो भी दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना होगा, अपनी स्क्रीन को क्लियर करना होगा प्रोग्राम चलाने से पहले। तो ये कैसे करेंगे, जैसे हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, हम क्या करेंगे, CLR SCR पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन, इतना लगाने के बाद अब रन कर देंगे। जैसे ही रन करा तो हमारा पिछला आउटपुट क्लोज हो गया, पिछला आउटपुट क्लियर हो गया और अब का एक नया आउटपुट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, ज्यादा नहीं समझा, हमने अपना हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। इसे बड़ा कर हटा देता हूं। हमने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, CLR SCR किया, printf किया, getch किया, ठीक है। इतना हो गया। अब इतने होने के बाद में मैं आपको और कुछ वेरिएशंस दिखाता हूं printf की, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी कुछ चीजें प्रिंट कराएंगे। जैसे कि एक वेरिएबल बना लेता हूं। अब आपको, आई होप आपको पता हो वेरिएबल क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कोई भी एक वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं और इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर वेरी करती है, इसका इसलिए उसका नाम वेरिएबल होता है। अगर हम यहाँ एक वेरिएबल बनाए नम नाम से, num इक्वल टू 2, ये एक वेरिएबल है। अब हमें क्या होता है, सी के अंदर डेटा टाइप भी लिखना होता है। इससे स्टार्ट में इंट स्पेस, इंट क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप है, मैं आपको बता दिया था। अब इंट एक डेटा टाइप है तो हमने ऐसे लगा दिया, इसे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इस नम की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसे भी हम printf की मदद से प्रिंट करेंगे। वैल्यू ऑफ नम इज, ठीक है। इतना तो ठीक है, बट हम यहां पर डायरेक्ट नम नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, वैल्यू ऑफ नम इज नम, बट हमें यहां पर हमें यहां पर नम नहीं चाहिए, हमें इस नम की वैल्यू चाहिए। अब नम की वैल्यू के लिए हम क्या बताएंगे, मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको वो वाली पीपीटी दिखा देता हूं पहले, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये चार्ट आपको ध्यान है, मैंने ये चार्ट आपको दिखाया था जिसके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग्स हैं। हमारे पास अगर इंटीजर टाइप का डेटा हमें शो कराना है, यूज करना है, तो यहां पर हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग है %d, %g, %ld, ठीक। हम किसके साथ डील कर रहे हैं, यहां पर एल्ट के साथ, एंटर दबाइए। हम यहां किसके साथ डील कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ। ये है इंटीजर टाइप की वैल्यू। इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें यूज करनी है, तो हमें यूज करना %d, ठीक है। अब %d किसका, अगर मैं इतना भी चलाऊं तो ये वर्क नहीं करेगा। यहां पर आ गया वैल्यू ऑफ नम इज 2, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना होता, कोमा लगाकर हमें क्या लिखना है, नम, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब रन करेंगे तो ये आ गया वैल्यू ऑफ नम इज 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक। इसी तरह अगर हमारे पास और वैल्यूज भी होंगी तो वो भी प्रिंट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट टाइप में ले लेते हैं num2, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर एक ही वेरिएबल होता है एक नाम का, तो num2 लिख दिया। अगर हम सेम बनाएंगे तो वैल्यू अपडेट होती चली आएगी, ठीक। num2 में हमने क्या कर दिया 5 और इसमें सेमीकोलन। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसे प्रिंट करा देंगे, printf वैल्यू ऑफ num2 इज, ठीक है। अपने चार्ट को वापस खोल लेते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब एक फ्लोट टाइप का डेटा प्रिंट कर रहे हैं, रियल फ्लोट। फ्लोट के लिए हम क्या कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करते हैं, %f, तो %f को यूज कर लेंगे, स्पेस %f, ठीक, कोमा num2। अब जैसे ऐसे करेंगे, ऐसा करने के बाद में हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास 5.0000 आया। अब ये हमारा इंटीजर टाइप का था,
तो हम इसे इंटीजर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 0.65 लिख दें, अब ठीक है, अब आपको ज्यादा यूज समझ आएगा इसका। ये रहा 5.650000, ठीक। बट यहां पर आप देखिए दोनों जो आउटपुट है एक के बाद एक लिखा हुआ रहा, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे एक नई लाइन में प्रिंट करा लेंगे। नई लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, बैकस्लैश और एन, बैकस्लैश और एन यहां पर हम लिख देंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इंटी टाइप को बता दिया, मैंने आपको फ्लोट टाइप का डेटा प्रिंट करके बता दिया। अब मैं आपको एक कैरेक्टर टाइप का डेटा बता देता हूं। कैरेक्टर टाइप के डेटा के लिए हमारे पास इसके अंदर थोड़ी सी रुकावटें हैं। हम यहां पर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैर। अब कैर के अंदर हमने क्या किया, str या फिर पूरा लिखते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू, हम यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेल m। अब हम इसे इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, printf वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज। इसके लिए कंट्रोल स्ट्रिंग देख लेते हैं क्या है। कंट्रोल स्ट्रिंग है कैरेक्टर का, हमारा कीवर्ड हो गया कैर जो कि मैंने लिख दिया। कंट्रोल स्ट्रिंग है %c, %c, ठीक है, ये रहा। और मैं यहां पर लिख दूंगा अब स्ट्रिंग, मुझे इस वैल्यू को इस c की जगह पर प्रिंट कराना है, ठीक है, ये आ गया। बट फिर से ये एक के बाद एक आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लास्ट में बैकस्लैश n। एक्चुअली जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का डेटा सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है यहां पर, समझ रहे हो आप, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक। तो प्रिंटफ समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया, कमेंट में लिख कर बताओ समझ आ गया। लिख दिया, ठीक है, नहीं तो आलस मत करो, लिख दो जल्दी से, ठीक है। प्रिंटफ हो गया। अब हम बात करेंगे स्कैनफ के बारे में, तो इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं ताकि मैं आपको स्कैनफ समझा सकूं। इस पूरे को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब स्कैनफ के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने क्या करा, डेटा सिर्फ प्रिंट कराया है। अब हम यूजर से डेटा लेंगे, मतलब कि अभी यहां पर हमने कोई प्रोग्राम छोटा सा बनाया जिसमें हमने खुद ही डेटा वहां डिसाइड कर दिया और खुद ही वहां पर प्रिंट करा दिया। अब हम यूजर से पूछेंगे डेटा और हम उसके बाद उसे प्रिंट कराएंगे, ठीक। तो देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी डेटा को प्रिंट कराने के लिए हमें उस डेटा के लिए एक कंटेनर बनाना होगा, इंट टाइप का, फॉर एग्जांपल वही नम, क्योंकि ऊपर का सारा डेटा मैंने कमेंट कर दिया तो वापस नम ले लेता हूं, या फिर कुछ और ले लेते हैं, ए इंट बी। आप चाहे तो अगर किसी और वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं सेम कैटेगरी का, तो कोमा सी भी कर सकते हैं इस तरह से, मतलब इंट बी, नेक्स्ट लाइन में आप लिख देंगे इंट सी, या फिर आप इन्हें ऐसे लिख सकते हो a, b, c, ऐसे हटा दीजिए, ठीक। ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर करने के बाद में इनकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, एम्प्टी है ये, अभी a, b और c की कोई वैल्यू नहीं है। अब a, b और c की वैल्यूज कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्क्रीन पर एक आउटपुट लिखना होगा जिसमें हम उनकी वैल्यू उनसे मांगेंगे, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा देंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब इसको मैं अप्लाई कर दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ ना कुछ प्रिंट कराना है, मतलब कुछ बात करनी है, तो बात करने के लिए प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ, ठीक है। अब प्रिंटफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उनसे पूछेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बैकस्लैश, ये तो इतना ही बहुत है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पर वैल्यू एंटर हो गई, उसी तरीके से हम करा लेते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और ये प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ सी। मैंने तीनों की वैल्यू यहां पर उससे मांग ली है, ठीक है ना, हाँ सब ठीक है, प्रिंट एफ नहीं लिखा, यहां एफ लिख देता हूं। अब मैंने तीनों की वैल्यू यहां पर मांग ली है, मांगने के बाद में अगर मैं इसे रन करूंगा
तो यहाँ पर मांगने वाला भिखारी आ जाएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर वैल्यू ऑफ सी। ये सारा एक के बाद एक आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट करा दिया है, हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। मैंने क्या बोला था, पहले हमें यूजर से प्रिंट करना है, उसके बाद उसकी दी हुई वैल्यू को हमें स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पर स्टोर करने की प्रोसेस नहीं करा। अब स्टोर किस तरह करेंगे, स्कैनएफ की मदद से। तो हमें अब स्कैनएफ यूज करना होगा। पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा यूजर से, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद वो ए की वैल्यू देगा। अब उस वैल्यू को ले लेते हैं स्कैनएफ की मदद से, स्कैनएफ। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू लेने का एक तरीका होता है, मैं आपको वो सिखा देता हूं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें उसकी टाइप लिखनी है, मतलब किस टाइप का, इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, और किसके अंदर लेना है, n% ए के अंदर। ये क्या है, ये हमारा एड्रेस है। अब ए लिखते हैं तो डायरेक्ट वेरिएबल होता है, लेकिन अगर उसके आगे अगर हम n% का साइन लगा देते हैं ये, तो वो हमारा हो जाता है उसका एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, अगर मैं यहां पर अब इसे रन करूं तो देख लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहां पर मैं 2 लिखा तो ये पूरा आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से मैं बाकी सबके साथ कर देता हूं, स्कैनएफ ए। बस 1 मिनट दीजिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। आपको प्रिंट एफ समझ आया ना, स्कैनएफ भी जरूर आ जाएगा। मैं वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बता देता हूं मैंने क्या करा। मैंने यहां पर ए का एड्रेस दे दिया, यहां पर बी का एड्रेस दे दिया और यहां पर सी का एड्रेस दे दिया, और टाइप बता दी कि ये दोनों हमारे इंटीजर टाइप के हैं तीनों ही। और अब इसे रन कर देते हैं, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, 2 स्टोर हो गई, 3 स्टोर हो गई, एंटर दबाते ही 4 दबा के हमने इसे एंटर करा, ये भी स्टोर हो गई। बट हमने स्टोर कराकर कुछ नहीं करा है, तो ये स्टोर हो गया डेटा, डेटा हमने यूज नहीं करा है। अब इस डेटा को हम चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। चलिए देखो दिखाता हूं, हमने अभी तक क्या करा है, स्टोर करा है। अब इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। मैं किसी स्कूल के टीचर की तरह यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। अगर समझ आए तो लाइक कर देना, समझ ना आए तो डिसलाइक कर देना। वीडियो पे नए हो और समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल पाए। ठीक, देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज किस टाइप का डेटा है, %d टाइप का, इंटीजर टाइप का, कॉमा, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इज %d टाइप की, और ये बी का डेटा आ गया। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी इज %d टाइप का, और ये सी का डेटा आ गया। ठीक है, हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अगर हम यहां चाहें तो कुछ और अच्छे से कर सकते हैं। मैं \n और \n रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर वैल्यू ऑफ सी आने वाला है। तो 2 दबाया, 3 दबाया, 4 दबाया और प्रिंट। वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी इज 3, वैल्यू ऑफ सी इज 4। ठीक है, मुझे इस वीडियो में आपको स्कैनएफ समझाना था और प्रिंटएफ समझाना था। आई होप कि आपको स्कैनएफ ऊपर से प्रिंटएफ समझ आया पूरा। मैंने नीचे ही बता दिया, ऊपर ही बताया, और स्कैनएफ भी समझा दिया। स्कैनएफ किस तरह वर्क करता है मैं एक बार और स्कैनएफ में बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको वेरिएबल्स बताए, किस तरह डिक्लेयर होंगे। उसके बाद में मैंने यूजर से डेटा मांगा। उस डेटा को स्कैनएफ के अंदर मैंने पहले क्या करा, यहां पर उसका, एक मिनट, यहां पर मैंने उसका टाइप बताया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि किस टाइप का डेटा है। कॉमा लगाकर मैंने उसका एड्रेस दे दिया ए का, जिसके अंदर ही मुझे डेटा स्टोर करना है। उसी तरह नेक्स्ट लाइन के अंदर जो डेटा मुझे मिला, मैंने उसका टाइप बताया, इंटीजर टाइप का है, और उस वाले वेरिएबल का एड्रेस दे दिया जिस वाले वेरिएबल के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है n% लगाकर। ठीक है, ये रहा सेम
एज इट इज यहाँ पर। अब जैसे ही मेरे पास ए बी और सी के एड्रेस पर वैल्यू स्टोर हो गई हैं, तो मैंने नॉर्मली उन्हें यहाँ पर प्रिंट करा लिया ए बी और सी की मदद से, नॉर्मल इस printf की मदद से। बहुत इजी था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोनों चीजें मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दी हैं यहाँ पर, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।